हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज में मौर्यन एम्पायर का पार्ट 2 रहेगा ये लेक्चर। लास्ट सेशन में हमने मौर्यन एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की। हमने देखा, हमने कुछ रूलर्स के बारे में भी डिस्कशन किया। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसर हैं, अशोक के बारे में भी पढ़ा। अब पॉइंट ये है कि मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था। अगर आप यहाँ पे मैप देखोगे तो मैप का काफी बड़ा हिस्सा है जो कि यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी के अंडर आ रहा है, काफी बड़ा हिस्सा। और ये इतना बड़ा एम्पायर जो है उसको ऑब्वियसली एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम फॉलो करना भी जरूरी है। इसीलिए आज के हम सेशन में एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, यानी मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था। एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कुछ ही छोटी छोटी बातें होंगी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर कैसा था। पर मोस्टली जो कंटेंट आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा। मोस्टली बहुत सारी टर्म्स होंगी, बहुत सारे शब्द होंगे, उन शब्दों के मीनिंग, क्योंकि वर्ड्स के टर्म्स के मीनिंग जो है वो काफी बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी वर्ड्स को सीखो उसे जरूर आप नोट कर लें, जरूर आप यहाँ पर लिख लें और उसके बाद उसको बार बार रिविजिट करते रहें, रिवाइज करते रहें। तो मोस्टली आज का जो सेशन है वो काफी फैक्चुअल होगा। लेकिन सेशन के अंत में जब हम मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइनेशन की बात करेंगे तो उस दौरान हम कुछ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज जो हैं उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले यहाँ पर हमें कुछ सोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जुड़ा हुआ कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चाणक्य खुद उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो अर्थशास्त्र में जो दी गई बातें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, मौर्यन एम्पायर में फॉलो होती होंगी। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्थशास्त्र एक्चुअल में एक गाइड बुक है। वो एक आइडियल किंगडम कैसा होता है, एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होता है, एक आइडियल राजा कैसा होता है, उसकी हमें जानकारी देती है। हम सिर्फ अर्थशास्त्र को पढ़कर या चाणक्य से सिर्फ जोड़कर ये नहीं कह सकते कि मौर्यन एम्पायर पूरी तरह से अर्थशास्त्र में मेंशन्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलता था। तो अर्थशास्त्र में तो लिखी हुई बातें हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, वो तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ा सा मेगास्थनीज की इंडिका को रेफर कर सकते हैं। इवन इस समय में कंपोज होने वाली जो पुराण है उन पुराणों में भी कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज का, उससे जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सीडेंटल रेफरेंस मिल जाता है, तो हम उसे रेफर कर सकते हैं। तो देयर आर सम अदर सोर्सेज आल्सो व्हिच वी नीड टू रेफर। इवन अशोक के इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनमें भी यहाँ पे एक्सीडेंटली कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी वहां मिलती है। तो इन सभी सोर्सेस को देखकर तब हम मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं, सिर्फ अर्थशास्त्र को नहीं रेफर कर रहे, बल्कि दूसरे भी सोर्सेस जो हैं उनके जरिए थोड़ा क्रॉस चेक कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र में मौजूद जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस हद तक मौर्यन एम्पायर पे लागू हो रहा था। ये चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र से ही शुरुआत करेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है तो वो क्या क्या बातें मौजूद हैं उस किताब में। चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहता है कि एक प्रकार से कोई भी एम्पायर या कोई भी किंगडम जो होता है, इस किंगडम के लगभग 7 एलिमेंट्स होते हैं। ये 7 एलिमेंट्स मिलाकर एक किंगडम को बनाते हैं। ये 7 एलिमेंट्स बहुत ही जरूरी हैं और हमें इन्हीं को एक एक करके समझना है। सेवन फंडामेंटल एलिमेंट्स जो कि एक किंगडम को बनाते हैं। ये जो यहाँ पर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं फिलहाल 7 एलिमेंट्स का, इसको सप्तांग मॉडल कहते हैं। अगर आप यहाँ पे वर्ड्स पे फोकस करोगे तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, सप्त, सप्त का मतलब 7, अंग, अंग मतलब हिस्से, लिम्स, पार्ट्स,
तो यहाँ पर ये एक ऐसा मॉडल है जिसके 7 हिस्से हम देख सकते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स, 7 अंग जो कि एक किंगडम को बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप किसे देखते हो? सबसे पहले आप एक राजा को देखते हो, किंग, जिसके लिए हमें जो टर्म मिलती है, जो शब्द हमें मिलता है, वो है राजन। राजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से पूरे एम्पायर का जो सेंटर है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होल्ड करता है, वो राजन ही है। राजन काफी इंपॉर्टेंट है। राजन जो है वो प्रजा यानी कि बेसिकली उसके जो सब्जेक्ट हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट मानता है, उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करता है। बल्कि अर्थशास्त्र तो ये भी कहता है कि एक राजन जो होता है वो अपने प्रजा, अपने सब्जेक्ट के, अपने टेरिटरी, अपने किंगडम के लोगों के लिए यहाँ पे एक फादर फिगर होता है। एक फादर जिस तरह से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, उसी प्रकार से राजन का काम भी प्रोटेक्ट करना है अपनी प्रजा को। और प्रजा जो है वो भी राजन को अपने पिता के तौर पर देखे, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही लॉयल्टी अपने राजन की तरफ रखे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें अंग नजर आ रहा है वो है राजन। राजन जो है, इवन अर्थशास्त्र इस बात पर भी फोकस करता है कि राजन को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है। तो राजन बहुत से बॉडीगार्ड्स भी कैरी करता है। और मौर्यन एम्पायर में हमें जानकारी मिलती है कि राजन के पास मेल बॉडीगार्ड्स तो होते ही थे, बट फीमेल बॉडीगार्ड्स भी होते थे, जो कि सिविल ड्रेस जो है उसमें यहाँ वहां महल में घूमती रहती थी, ताकि बाहर से आने वाले किसी अटैकर को अंदाजा ना हो कि ये जो महिलाएं महल में घूम रही है एक्चुअल में राजन की प्रोटेक्शन कर रही है। तो इस तरह से राजन को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी है। यहाँ पे राजन को प्रोटेक्ट करने की दूसरी भी बहुत सारी बातें हैं जिसको अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। जैसे कि राजन को सक्सेसिव डेज पर एक ही कमरे में नहीं सोना चाहिए। हो सकता है कि कोई राजन को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो। इसी तरह से राजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर स्पाई सिस्टम देखोगे। तो राजन को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर वाज अ प्रॉपर स्पाई सिस्टम जो मौर्यन एम्पायर में हमें नजर आता है। और यहाँ उससे जुड़ी हुई बहुत सी टर्म्स भी आपको देखने को मिलेगी। जो स्पाई हुआ करते थे, ये कई तरीके के होते थे। जैसे कि आप देखोगे, मान लीजिए कि एक स्पाई, एक सीक्रेट एजेंट है, वो एक गांव में गया, वो वहां पर जाके सेटल हो गया, लगभग 1-1.5 साल तक वो वहीं रहा और उस गांव की और उसके आसपास की सारी जानकारी रिकॉर्ड करके राजा को भेजता रहा। तो इस तरह का जो स्पाई होता है, इस तरह का जो सीक्रेट एजेंट होता है, उसको हम संस्थान कहते हैं। इसका मतलब होता है स्टेशनरी, यानी कि वो एक ही जगह पर ठहर के सारी सीक्रेट जानकारी लाकर दे रहा है। लेकिन मान लीजिए एक सीक्रेट एजेंट है, वो एक गांव में एंटर हुआ, उसमें सिर्फ 1 दिन बिताया और फिर आगे चला गया, अगले गांव में चला गया। यानी कि एक ऐसा सीक्रेट एजेंट जो 1 दिन से ज्यादा कहीं पर भी टिकता नहीं है, 1 दिन से ज्यादा कहीं पर ठहरता नहीं है। इस तरह के जो स्पाई एजेंट्स होते हैं उनको संचारी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। वो हमेशा मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं। वो एक जगह ठहरते नहीं है, टिकते नहीं है। तो ऐसे आपको संस्थान संचारी जैसे सीक्रेट एजेंट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही एक और टर्म जो हमें मौर्यन एम्पायर से मिलती है, मौर्यन पीरियड से मिलती है, जो सीक्रेट एजेंट के लिए, स्पाइस के लिए यूज हो रही थी, वो है गौड़ पुरुष। गौड़, गोढ़ी, गोढ़ी व्यक्ति वो होता है जो सारी जानकारी अपने अंदर ही दबा कर रखता है और किसी को सीक्रेट्स बाहर रिवील नहीं करता। तो गौड़ पुरुष अगेन एक प्रकार का सीक्रेट एजेंट है। इसी के साथ साथ हमें मौर्यन पीरियड में विष कन्याओं का जिक्र भी मिलता है। विष कन्या, पॉइजनस गर्ल्स। द पॉइंट इज, यहाँ पे बचपन से ही कुछ बच्चियां जो होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उन बच्चियों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा उनके खाने में जहर दिया जाता है, पॉइजन दिया जाता है।
ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट का पॉइजन जो वो कंज्यूम करती हैं अपने भोजन के साथ, खाने के साथ, धीरे धीरे करके उनका जो शरीर होता है, उनकी जो बॉडी होती है, वो उस पॉइजन की तरफ एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में किसी ने उन कन्याओं को, उन गर्ल्स को पॉइजन दिया, तो भी उनका शरीर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्हें रिवाइव किया जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो विष कन्याएं, ऐसा नहीं है कि उनके रगों में, उनके खून में ब्लड ब्लड जो है उसकी जगह पॉइजन दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो नॉर्मल बच्चियां हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर दिया गया भोजन में, खाने में, तो उनके शरीर में, आप कहते हैं ना, वो एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी डेवलप हो गई एक तरह से उन उस पॉइजन की तरफ। अब विष कन्याओं का मोस्टली इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? सीक्रेटली किसी को मारने के लिए। मान लीजिए एक विष कन्या है, वो अपनी जुबान पर पॉइजन रखती है, ठीक है, वो पॉइजन उसके शरीर पर तो उतना असर नहीं डाल रहा, लेकिन उसकी जुबान के सहारे अगर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया, उसकी बॉडी में पहुंच गया, तो वो उस व्यक्ति को मार सकता है। मान लीजिए उस महिला ने, उस विष कन्या ने किसी को काट लिया और इतनी बुरी तरह काटा कि उसका ब्लड बाहर निकल गया, तो वो अपने टंग के थ्रू उस ब्लड में पॉइजन मिक्स कर सकती है, और वो ब्लड जो है वो यहाँ पर उस शरीर से, उस शरीर के ब्लड के कांटेक्ट में रहेगा, टच में रहेगा, तो वो जिसको भी लगा है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो विष कन्याएं इस प्रकार से हुआ करती थी मौर्यन पीरियड में। आपको प्रॉपर स्पाई सिस्टम मौर्यन पीरियड में दिखेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र इस बात पर बहुत एम्फसाइज करता है कि राजा की जो प्रोटेक्शन है वो काफी जरूरी है। इवन देयर इज अ पॉपुलर स्टोरी अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो, कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी शुरू से ही थोड़ा थोड़ा खाने में जहर दिया जाता था, ताकि अगर कोई यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी करके एक दिन उनके खाने में बहुत सारा जहर मिला दे, तो भी उनके शरीर पर ज्यादा असर ना हो और चंद्रगुप्त मौर्य को रिवाइव किया जा सके। इवन उनका जो भोजन था, वो खाने से पहले क्या किया जाता था? चेक किया जाता था। तो यहाँ पे सप्तांग मॉडल में सबसे पहले राजन आता है, और आप देख सकते हो कि राजन को सेफगार्ड, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के हिसाब से, बिकॉज राजन जो है वो पूरे एम्पायर का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। लेकिन राजन तो तभी राजन कहलाएगा ना जब उसकी प्रजा होगी, उसके पास, उसके अंडर टेरिटरी होगी, उस जमीन के ऊपर लोग रहते होंगे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अंग है वो है जनपद। जन, लोग, जनपद, लोग जिस टेरिटरी पर रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, ये बेसिकली टेरिटरी की बात हो रही है। जनपद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनपद नहीं होगा तो फिर यहाँ पे राजन को इतना बड़ा जो अपना किंगडम एम्पायर संभालना है, उसको संभालने में हेल्प नहीं मिलेगी। तो जनपद यानी कि टेरिटरी, इससे जुड़ी हुई रिसोर्सेस, इस पर रहने वाले लोग, ये सब राजन को चाहिए अपने किंगडम को संभालने के लिए, राइट? तो जनपद अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो आप यहाँ पर जनपद, हम यहाँ पे जनपद की बात कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप साथ साथ में चीजें जो हैं उसको नोट कर रहे हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे सेशन के शुरू में ही कहा आपको कि यहाँ पे आज जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं ये मोस्टली फैक्चुअल होगा, लेकिन ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सब कुछ ही यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग जो है वो अक्सर पूछ लोगे, ठीक है? तो जनपद की बात हो रही है, तो जनपद से जुड़ा हुआ हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ें। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो? एक काफी बड़े एरिया तक मौर्यन एम्पायर जो है वो फैला हुआ है। अब इतना बड़ा जनपद, इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर, इतना बड़ा टेरिटरी जो है, इसको रूल करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा। तो मोस्टली जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं? राजा जो है वो अपने एम्पायर का टेरिटोरियल डिवीजन करता है। मान लीजिए ये एम्पायर है, तो इस एम्पायर को फर्थर यहाँ पे प्रोविंसीज में बांटा जाएगा। प्रोविंसीज जो होंगी वो फर्थर डिस्ट्रिक्ट्स में बटी होंगी। आपको डिस्ट्रिक्ट्स में सिटीज देखने को मिलेंगी, विलेज देखने को मिलेंगे, ऐसे करके।
और हर टेरिटोरियल डिवीजन के ऊपर कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है। तो ये पूरा का पूरा जो मौर्यन एम्पायर है ये लगभग 5 प्रोविंसीज में बटा हुआ था। आपको लगभग यहाँ पे 5 प्रोविंसीज नजर आएंगी, एक नॉर्थ प्रोविंस, एक वेस्ट प्रोविंस, एक सदर्न प्रोविंस, एक ईस्टर्न प्रोविंस और एक सेंट्रल प्रोविंस यहाँ पर आप देखते हो। तो ये जो नॉर्थ प्रोविंस है या हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, इसका जो नर्व सेंटर था वो तक्षशिला हुआ करता था। तक्षशिला प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। वहीं ये जो आप वेस्टर्न प्रोविंस देख रहे हो, इसका जो कैपिटल था वो उज्जैन हुआ करता था। ये जो आप सदर्न प्रोविंस देख रहे हो, इसका जो कैपिटल है, नर्व सेंटर है, वो सुवर्णगिरी हुआ करता था। इसी तरह से ये जो आप ईस्टर्न प्रोविंस देख रहे हो, इसका नर्व सेंटर कलिंग हुआ करता था। लेकिन कुछ बुक्स में आपको कलिंग की जगह तोशाली भी मिलेगा, तो बात तो सेम ही कर रहे हैं हम। तोशाली और कलिंग सेम ही बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो सेंट्रल प्रोविंस आप यहाँ देख रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सेंट्रल प्रोविंस में आपको राजा नजर आएगा और इसका जो नर्व सेंटर या कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र। इस तरह से ये जो पूरा मौर्यन एम्पायर है ये आपको 5 प्रोविंसीज में बटा हुआ देखने को मिलता है। पांचों प्रोविंस है। ये जो तक्षशिला है ये इस एम्पायर में उत्तर पथ की ओर जाते हुए जो रास्ते हैं उनको कवर करता है। स्वर्णगिरी दक्षिण पथ की ओर जाते हुआ जो रास्ता है उसको कवर करता है। तो ऐसे करके 5 प्रोविंसीज हैं। हर प्रोविंस के ऊपर आपको कौन मिलता है? हर प्रोविंस के ऊपर, हर प्रोविंस जो है उस पर आपको एक गवर्नर मिलेगा जो कि उस प्रोविंस को गवर्न करेगा। मोस्टली ये गवर्नर कौन होते थे? मोस्टली ये गवर्नर जो हैं ये राजन के ही बेटे होते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा हैं तो उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसर जो है उनको यहाँ पर किसी ना किसी प्रोविंस का गवर्नर बनाया। ठीक है, यानी कि मोस्टली ये जो गवर्नर्स होते थे ये रॉयल फैमिली से ही आते थे। राजा के बेटे हैं या फिर राजा के भाइयों के बच्चे, वो सब, या राजा के भाई भी। तो मोस्टली गवर्नर्स रॉयल फैमिली से ही होते थे। गवर्नर्स आपको यहाँ पे प्रिंस कुमार वगैरह जो है, युवराज कुमार यानी कि राजा के जो पुत्र हैं वो गवर्नर की पोजीशन पे मिलेंगे। तो इस तरह से हर प्रोविंस का एक प्रोविंशियल हेड है, एक गवर्नर है जो हमें दिखता है। हर प्रोविंस जो है वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट में बटी है। राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हमारा टेरिटोरियल डिवीजन है। हर प्रोविंस में आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स नजर आएंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको हम प्रदेश कहते हैं और प्रदेश जो है उनका हेड प्रदेशिका कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट हेड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कह सकते हो, ये प्रदेशिका कहलाता है। ये रॉयल फैमिली से नहीं है, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है इनके कैपेबिलिटीज के आधार पर। प्रदेशिका के पास 2 मंत्री और होते हैं जो प्रदेशिका को सपोर्ट करते हैं, प्रदेशिका के साथ हमेशा मिलकर काम करते हैं। तो प्रदेशिका के पास 2 मिनिस्टर्स आपको मिलेंगे, एक कहलाता है राजुक और दूसरा युक्त कहलाता है। राजुक का काम क्या है? जगह जगह जाकर जो लोग हैं उनकी जो जमीनें हैं उन जमीनों को, उन लैंड्स को मेजर करना। लैंड्स को मेजर करके राजुक रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट के बेस पर युक्ता जो है वो क्या करता है? वो टैक्स कलेक्शन का काम करता है, वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको 3 मिनिस्टर्स दिख रहे होंगे, एक है आपका प्रदेशिका, दूसरा राजुक और तीसरा युक्त। इंटरेस्टिंगली अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, उन रॉक एडिक्ट्स में भी ये जो ऑफिसर्स हैं इनका जिक्र किया गया है। अशोक यहाँ पर अपने रॉक एडिक्ट्स में कहते हैं कि कैसे प्रदेशिका को राजुक और युक्त के साथ मिलकर हर 5 साल में अपने डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्शन करना चाहिए कि सभी अशोक के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो? थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे।
हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एम्पायर जो है वो प्रोविंस में बटा हुआ है, प्रोविंसीज जो है वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हुई हैं। प्रोविंस के जो हेड होते हैं वो गवर्नर हैं, और गवर्नर की पोजीशन पे मोस्टली रॉयल फैमिली से ही आपको लोग आते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेड जो है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बेसिकली प्रदेशिका कहते हैं, और प्रदेशिका के पास 2 मंत्री आपको दिखते हैं, राजुक और युक्त। ये जो लेवल अभी हमने डिस्कस किया है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है। अब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बहुत सारे गांव देखने को मिलेंगे, शहर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिटीज की बात कर लेते हैं। सिटी, शहर। शहर जो है उन्हें हम नगर कह रहे हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में सिटीज की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेगास्थेनिस की इंडिका में पाटलिपुत्र शहर का काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वहां से हमें ये टर्म्स मिलती है नगर। नगर का जो हेड होता है, नगर का जो मुखिया होता है वो नगरक कहलाता है। जो सिटी को संभालता है वो नगरक कहलाता है, नगर को संभालने वाला नगरक। ठीक है, इस तरह से इवन मेगास्थेनिस ने तो यहाँ पर काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है पाटलिपुत्र के बारे में। वो बताते हैं, मतलब अपनी बुक में वो पाटलिपुत्र को पलीबोत्रा कह रहे हैं, ये टर्म यूज कर रहे हैं वो पाटलिपुत्र के लिए। वो बताते हैं कि कैसे पलीबोत्रा यानी कि पाटलिपुत्र में अलग अलग कम्युनिटीज थी, और हर कमिटी के जो मेंबर्स होते थे वो उस कमिटी से जुड़े हुए काम करते थे। सो शहरों में अलग अलग कमिटीज होती थी, म्युनिसिपल कमिटीज, जो अलग अलग काम संभालती थी। जैसे एक कमिटी है जो कि इंडस्ट्रीज देख रही है, एक कमिटी है जो बाहर से आने वाले जो फॉरेनर्स हैं, ट्रेडर्स वगैरह हैं, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, एक कमिटी है जो कि पॉपुलेशन, जनगणना, बर्थ और डेथ कितनी हुई है सिटी में उसकी रिपोर्ट रखती है। ऐसे देयर आर डिफरेंट कमिटीज, है ना। तो इंडस्ट्रीज हैं, फिर एक कमिटी है जो ट्रेड और कॉमर्स देख रही है। मोस्टली ट्रेड और कॉमर्स मतलब ये जो कमिटी है ये चेक करेगी कि हमारे शहर में कितने यूनिट के वेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए अलग कमिटी है। हर कमिटी में आपको 5 से 6 मेंबर्स मिल जाएंगे जो कि उस कमिटी का जो भी टास्क है वो किया करते थे। तो इंडस्ट्रीज हैं, फॉरेनर्स के आने जाने के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बर्थ डेथ रिपोर्ट जो है, पॉपुलेशन का ध्यान रखना, ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ी हुई जानकारी, ये सब चीजें। फिर एक है जो टोल टैक्स पर फोकस करती है। आने जाने वाले लोग, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग अपना सामान मंडियों में, मार्केट्स में बेचना चाहते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ टैक्स वगैरह जो लगेगा वो टैक्स यहाँ पर चेक करने का काम ये कमिटीज कर रही है। इन कमिटीज के लिए कोई एज सच आपको टर्म नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जो हम कमिटीज पढ़ रहे हैं ये मेगास्थेनिस की इंडिका बुक के बेस पर है, अर्थशास्त्र के बेस पर नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट्स में आपको शहर, टाउन्स देखने को मिलेंगे, पर इन्हीं टाउन्स के साथ साथ आपको और क्या दिखता है, आपको गांव दिखता है, आपको विलेजेस दिखते हैं। और ये जो विलेजेस हैं इनके लिए जो टर्म है वो है ग्राम। अब ग्राम का जो हेड है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामिक कहते हैं। या तो आप उसको ग्रामिक कहो या फिर उसको आप ग्रमणी कहो। दीज आर द टर्म्स। ठीक है, अब हम तो यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट विलेज की बात कर रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर 70, 80, 100 गांव के ग्रुप्स भी होते थे। तो आपको यहाँ पर विलेजेस का ग्रुप भी देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारी विलेजेस आती हैं, बहुत सारे गांव आते हैं। और ये जो विलेजेस का ग्रुप होते थे इनका भी एक हेड होता था, और उस हेड को हम क्या कहते हैं, उस हेड को हम गोपा कहते हैं। गोपा की हेल्प करने के लिए स्थानक स्थानिक नाम का एक मिनिस्टर होता था, जो मोस्टली क्या करता था, वही जमीन वगैरह जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना करता था। ठीक है, ये चीज है।
तो आप क्या देख पा रहे हो, ये प्रॉपर टेरिटोरियल डिवीजन है। इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए, इतने बड़े टेरिटरी, इतने बड़े किंगडम को संभालने के लिए इस प्रकार का टेरिटोरियल डिवीजन जरूरी है। एम्पायर कौन संभाल रहा है? राजा। एम्पायर फर्दर डिवाइडेड है प्रोविंस में। प्रोविंस कौन संभाल रहा है? गवर्नर संभाल रहा है। मोस्टली कुमार जो होते हैं, राजा के बेटे वगैरह, वो संभाल रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, प्रादेशिका लेवल आता है, जिसपे आपको प्रादेशिका राजउपयुक्त मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पर शहर दिखते हैं, जिसके हेड नगरक कहलाते हैं। उसके बाद आपको ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे गांव का एक ग्रुप नजर आएगा, छोटे छोटे गांव का ग्रुप, जिसके हेड को गोपा कहते हैं, जिसके पास एक मंत्री स्थानिक नाम का होता है। इसी के साथ साथ सबसे छोटा यूनिट जो है हमारे इस टेरिटोरियल डिवीजन का, वो विलेजेस हैं। और ये जो विलेजेस हैं, इनको हम ग्राम कह रहे हैं, और इनके हेड को ग्रमिक या ग्रमणी कह रहे हैं। तो हमारे सप्तांग मॉडल में यहाँ पर जनपद यानी कि जो टेरिटरी है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, राइट। चलिए इस मॉडल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेरिटरी भी हो गई। अब यहाँ पे ये जो राजा है, अगर इनको अपना पूरा एम्पायर संभालना है, तो इन्हें अपना पूरा एम्पायर संभालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इन्हें अपना पूरा एम्पायर संभालने के लिए, अपनी प्रजा जो है उनकी रक्षा वगैरह करने के लिए यहाँ पर सेना की भी जरूरत पड़ती है ना, आर्मी की भी जरूरत पड़ती है। तो सप्तांग मॉडल में हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो अंग, हम कह सकते हैं अंग होगा, वो है आर्मी यानी कि सेना। आप सेना कह सकते हो, बट इसके अलावा एक शब्द, दंड शब्द जो है, वो भी यहाँ पर आर्मी के लिए यूज हो रहा है ना, सेना के लिए यूज हो रहा है, आर्मी के लिए। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे अर्थशास्त्र से ये जानकारी मिलती है कि लगभग ये जो आर्मी है, आर्मी जो होती थी, इसका जो कमांडर इन चीफ था, यानी कि इसका जो मुखिया होता था, आर्मी का हेड, उसको, आर्मी के हेड को, आर्मी के मिलिट्री कमांडर को, मिलिट्री चीफ को सेनापति बोल रहे हैं। तो सेनापति काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे अर्थशास्त्र में बताया गया है कि ये जो आर्मी है, इस आर्मी में आपको लगभग 5 ब्रांचेस नजर आएंगी। पहली जो ब्रांच आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट ब्रांच जो हमें नजर आती है, वो है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। उसके बाद कैवेलरी, कैवेलरी मतलब घुड़सवार सैनिक, घोड़े पर सवार होके चलने वाले जो सैनिक होते हैं। उसके बाद एलिफेंट फोर्स, हाथी बल। इसी के साथ साथ चैरिट्स यानी कि रथ, रथ भी बहुत जरूरी होते थे। उसके बाद आपके पास एक ब्रांच होनी चाहिए नेवी, नाव वगैरह, नाव बनाना, नदियों के सहारे ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे 5 ब्रांचेस मिलेंगे। हर ब्रांच जो है उसकी एक कमिटी है, इन्फेंट्री कमिटी, कैवलरी कमिटी, एलिफेंट फोर्स कमिटी, और हर कमिटी में आपको 6 मेंबर्स मिलेंगे जो कि उस कमिटी को संभालते हैं। ये जो आर्मी होती है, ये जो आर्मी में आप यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस देख रहे हो, इसमें जो सिपाही हैं, उन सिपाहियों को राजा की तरफ से सैलरी भी दी जाती है, और ये सैलरी राजा की तरफ से कैश में दी जा रही है। मौर्यन पीरियड में कॉइन्स आपको नजर आएंगे। एंड अगेन यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में ही मैंने यहाँ पर कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया नाम की एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। मौर्यन एम्पायर के जो कॉइन्स होते थे, वो पंचमार्क कॉइन्स थे, सिल्वर के, कॉपर के कॉइन्स, और उन कॉइन्स के फॉर्म में या राजा अपने सिपाहियों को सैलरी दिया करता था। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर सेना मेंटेन करनी है, तो राजा के पास कॉइन्स होने चाहिए। सेना मेंटेन करनी है तो राजा के पास गेहूं, अनाज, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि वो अपनी आर्मी को फीड कर सके। आर्मी को अगर वो खाना नहीं खिला सकता, तो उसकी आर्मी युद्ध में क्या लड़ेगी? इसीलिए राजन को क्या चाहिए? राजन को एक कोष भी मेंटेन करना पड़ता है। कोष का मतलब होता है बेसिकली ट्रेजरी।
इसके अंदर मतलब एक ऐसा रूम, ऐसा मान लीजिए जिसमें बहुत सारे कॉइन्स रखे हैं, बहुत सारे अनाज वगैरह रखा है, ठीक है, जितनी भी रिसोर्सेज राजा को चाहिए वो रखी है, वो है कोष। तो हमारा नेक्स्ट जो अंग आता है वो है कोष। और ये कोष भरेगा कैसे, ये ट्रेजरी को फिल कैसे करेंगे हम, टैक्स कलेक्ट करके। तो अब हम यहाँ पे टैक्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो मौर्यन पीरियड में हमें दिखता है। देखिए, यहाँ पे मौर्यन पीरियड के जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने हर किसी पर टैक्स लगाया है, चाहे वो खेती करने वाले लोग हों, चाहे वो जानवर पशुपालन करने वाले लोग हों, यानी आपका जो भी प्रोफेशन है उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे टैक्स देना है। जैसे अगर मैं पीजेंट्स की बात करूं, किसानों की बात करूं, तो ये क्या करते हैं, ये तो खेती करते हैं, तो ये जो भी प्रोड्यूस करेंगे अपने खेतों में उसी का कुछ हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देंगे। तो पीजेंट्स जो हैं वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसका कुछ हिस्सा, कितना, 1/6 राजा को एज अ टैक्स देते थे। और ये जो 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये जो हिस्सा है, इसे हम भाग बोलते हैं। राजा किसानों के लिए यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, सिंचाई व्यवस्था, और उसके लिए भी किसानों को वाटर टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम उदक भाग कहते हैं। उदक यानी कि पानी। तो आप किसान है तो आपको ऐसे टैक्स देना है। अगर आप क्राफ्ट पर्सन है तो आप राजा के लिए महीने में 1 दिन 2 दिन काम करके आ जाओ, उनके महल में कुर्सी वगैरह उनकी ठीक कर दो, तो वो टैक्स हो गया। अगर आप यहाँ पे पशुपालन का काम करते हो तो आप यहाँ पर एनिमल प्रोड्यूस के फॉर्म में टैक्स दोगे, यानी जो भी आपका काम है उसी फॉर्म में आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो हर चीज पर ऐसे टैक्स लग रहा है। इवन टोल टैक्स जो होता था, ट्रेडर्स मर्चेंट्स जो बाहर से आते थे वो जो कस्टम ड्यूटी पे करते थे, जिसे हम शुल्क कहते हैं, ये भी मॉडर्न पीरियड के राजाओं के लिए इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स था। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह के टैक्स मिलेंगे, भाग, उदक भाग, एनिमल प्रोड्यूस के फॉर्म में टैक्स दिया जा रहा है, शुल्क टोल टैक्स के रूप में टैक्स दिया जा रहा है, राइट। लेकिन ये पूरा का पूरा टैक्स डिपार्टमेंट संभालने के लिए भी तो हमें मिनिस्टर्स की जरूरत है ना। हमें ग्राउंड लेवल पे कलेक्टर्स तो दिख रहे हैं, जैसे हमें ग्राउंड लेवल पे गोपा के साथ स्थनिक नजर आते हैं जो टैक्स कलेक्शन संभाल रहे हैं, विलेज लेवल पे टैक्स कलेक्शन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैक्स कलेक्शन के लिए हमारे पास राजुक और युक्त हैं। लेकिन सेंट्रल लेवल पर भी तो कोई होना चाहिए जो इस टैक्स डिपार्टमेंट को संभाले, कुछ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिनिस्टर्स हैं, हमारे पास यहाँ 2 मंत्री हैं, 2 मिनिस्टर्स हम पढ़ेंगे। एक है संघर्ता और दूसरे हैं सन्निधत्त। एक है संघर्ता, संघर्ता, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। तो संघर्ता क्या कर रहे हैं, संघर्ता जो है वो है जो कि टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल के टैक्स कलेक्टर्स हैं वो सारा का सारा पैसा कलेक्ट करके संघर्ता को देता है। तो संघर्ता के पास सारा टैक्स आएगा। ओके, उसके बाद सन्निधत्ता कौन है फिर, सन्निधत्ता बेसिकली जो कोष है ना उसका ध्यान रखने वाला है। तो संघर्ता पूरा टैक्स कलेक्ट करके सन्निधत्ता को देते हैं, और सन्निधत्ता मटकों में कॉइन्स भर भर के, बोरियों में अनाज भर भर के कोष में रखते हैं और कोष की रखवाली भी करते हैं।
तो ऐसे आपको 2 मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे मिलेंगे, संघर्त और सन्निधत्त। ये टैक्स वगैरह बहुत जरूरी है, इसी की मदद से सेना मेंटेन की जा सकती है, इसी की मदद से यहाँ पे एम्पायर को संभाला जा सकता है। लेकिन एम्पायर को संभालने के दूसरे भी तरीके हैं। आर्मी तो आपको चाहिए ही, लेकिन आर्मी के साथ साथ आपको अपनी जो किंगडम है, अपना जो एम्पायर है, उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन भी करना चाहिए, किलाबंदी भी करनी चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले अटैकर्स जो हैं वो नर्व सेंटर तक न पहुंच पाए। और यही है हमारा अगला अंग, जिसे हम दुर्ग कहते हैं। दुर्ग का मतलब फोर्ट होता है, बेसिकली किला बना, एम्पायर के चारों तरफ दीवार खींच देना, घेराबंदी कर देना, किला बना देना, दुर्ग। और ये दुर्ग भी तभी बन सकता है जब राजा के पास टैक्स आएगा, रिसोर्सेज आएंगी, ठीक है। कोष, तो कोष, देखो आप देख पा रहे हो कि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड ही है। राजा को इतना बड़ा एम्पायर संभालना है, आपने देखा अलग अलग लेवल पर आपको मिनिस्टर्स नजर आ रहे हैं, तो यानी कि एक अंग हमारा यहाँ पर और है सप्तांग मॉडल में, और वो है मिनिस्टर्स, जिन्हें हम अमात्य अमात्यस कह सकते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स। राइट, मिनिस्टर्स पे थोड़ा और फोकस करते हैं और थोड़ा और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लिस्ट कंप्लीट करवा देती हूँ। लास्ट जो हमारे सप्तांग मॉडल का पार्ट है वो है मित्र देश। मित्र देश, फ्रेंडशिप अलायंस, आसपास के किंगडम्स के साथ अलायंस भी बनाना चाहिए, अलाइड नेशंस भी होने चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो ये सप्तांग मॉडल है जो अर्थशास्त्र में दिया गया है। अब हम थोड़ा सा अमात्य यानी कि मिनिस्टर्स पे फोकस करेंगे। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो मौर्यन एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज्ड है, राजा के पास ही मेजोरिटी पावर्स हैं। इवन राजा ने तो प्रोविंशियल हेड के रूप में भी अपने बेटों को ही बैठाया है ना, तो हाईली सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, एब्सोल्यूट नहीं है ये, क्योंकि पावर डिविजन तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन पावर डिविजन की जो डिग्री है वो आगे आने वाले डायनेस्टीज के मुकाबले काफी कम है। पावर शेयरिंग का जो डिग्री है वो आगे आने वाले जो एम्पायर्स होंगे जैसे गुप्ताज वगैरह, उनके मुकाबले कम है। इसीलिए ये गुप्ता डायनेस्टी जैसे एम्पायर्स जो थे उनके मुकाबले मौर्यन एम्पायर काफी सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि राजा को मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो राजा जो होता है उसके पास आपको एक मिनिस्टर्स की पूरी टोली नजर आएगी, आपको पूरा एक ग्रुप नजर आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको मंत्री परिषद कहते हैं। इस पूरे मंत्री परिषद में, इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन इस पूरे मंत्री परिषद में कुछ होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हें हम मंत्री परिषद अध्यक्ष बोलेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम मंत्री परिषद अध्यक्ष बोलेंगे। एक से ज्यादा होते थे, जैसे पुरोहित, रॉयल प्रीस्ट, राज पुरोहित, रॉयल प्रीस्ट जो राजा को समय समय पर गाइडेंस देते हैं, ये मंत्री परिषद अध्यक्ष में काउंट होते हैं। ऐसे ही राजा का बेटा युवराज, ऐसे ही आर्मी का हेड सेनापति, ये सब क्या है, ये मंत्री परिषद के अध्यक्ष, मतलब मंत्री परिषद में जितने मंत्री हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है। राजा के ठीक नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसमें राजा के ठीक नीचे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा देर आर सो मेनी अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो जो आपको पूरी परिषद में मिलेंगे, जैसे तीर्थ, 18 तीर्थास हैं। सेनापति, रॉयल प्रीस्ट, युवराज के नीचे आने वाले ये मंत्री हैं, और ये हाईएस्ट कैटेगरी के ऑफिशियल्स माने जाते हैं आफ्टर मंत्री परिषद अध्यक्ष। ओके, उसके बाद सिर्फ अध्यक्ष आएंगे, और ये जो अध्यक्ष हैं ये बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अध्यक्ष हैं। देयर वर 20 अध्यक्ष,
नाउ देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, काफी लंबी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे शीत अध्यक्ष। सीता वर्ड, इस शब्द का मतलब होता है फेरोमार्क्स, जोती गई जमीन। तो शीत अध्यक्ष जो है वो किस चीज के अध्यक्ष है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। नाव अध्यक्ष, नाव बोट्स शिप्स। लौह अध्यक्ष आयरन, ये आयरन माइंस वगैरह का काम संभालता है। पौथव अध्यक्ष, तो पौथव इज अ टर्म फॉर वेट्स एंड मेजर्स, उसको संभालने वाले। अकार अध्यक्ष माइंस को संभालने वाले। व्यवहारिका महामत्त, मत्त वर्ड का मतलब बेसिकली मंत्री होता है, महामत्त मतलब कुछ कोई इंपॉर्टेंट मंत्री। और व्यवहारिका, व्यवहार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले, ठीक है, व्यवहारिका महामत्त यानी जुडिशियल ऑफिसर। फिर आते हैं पुलिस अंज। पुलिस अंज एक ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। ये यहाँ पर राजा और प्रजा के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, ठीक है। बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन करना, फॉरेन इंडस्ट्री ट्रेड, ये सारा का सारा जो काम है ये हम पढ़ चुके हैं इफ यू रिमेम्बर। ये शहरों में होता है, सिटीज में होता है, और अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं जो कि ये सारा काम संभालती हैं, लेकिन इन कम्युनिटीज को हेड कौन करता है? पुलिस अंज करता है। सो ऐसे करके आपको काफी लंबी लिस्ट मिलेगी। इसी तरह से मैं आपको ग्रामिक पढ़ा चुकी हूँ, प्रदेशिका पढ़ा चुकी हूँ, स्थनिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? दुर्गपाल। दुर्गपाल जितने भी फोर्ट्स हैं, जितने भी किले बना रखे हैं, उन सभी किलों के जो गवर्नर्स हैं वो दुर्गपाल कहलाते हैं। अंतपाल फ्रंटियर, बाउंड्रीज के गवर्नर्स। अक्षपताल अकाउंटेंट जनरल को कह रहे हैं। लिपिकार स्क्राइब्स को कह रहे हैं। इसी तरह की कुछ और टर्म्स भी आप पीछे देखोगे, जैसे एज आई टोल्ड यू महामत्ता, मत्ता वर्ड इज फॉर, अमात्य वर्ड इज फॉर मिनिस्टर, महामात्य इज फॉर सम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे, राइट। राजुक मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। युक्त हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ संस्थान अध्यक्ष, संस्थान अध्यक्ष ये बेसिकली कॉइन मिंटिंग का काम संभालते हैं, ठीक है। समस्त अध्यक्ष ये मार्केट्स को संभालते हैं। शुल्क अध्यक्ष टोल टैक्स वगैरह का काम ये संभालते हैं। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स मिलेंगे, और इन्हीं मिनिस्टर्स की सहायता से ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है चलाया जा रहा था। हमने सेनापति पढ़ चुके हैं हम। संघर्ता सन्निधत्ता आप पिक्चर में देख सकते हो। संघर्ता सारा टैक्स अपने पास कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद सन्निधत्ता को देता है, और सन्निधत्ता इसको मटकों में भर भर के ट्रेजर मतलब ट्रेजरी कोष में फिल कर देता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। फिर हमने यहाँ पे स्पाई सिस्टम भी पढ़ा, संस्थान, संचारी, गौड़ पुरुष, विश्वकन्यास। ये सारे जितने भी आप यहाँ पर स्पाई एजेंट्स या सीक्रेट एजेंट्स देख रहे हैं, इन सभी को संभालने वाला कौन है? इन सभी का हेड कौन है? तो वो है महामात्य पसरप। ये व्यक्ति है जो सारे सीक्रेट एजेंट्स जो है उनको संभालने का काम करता है। यही है जो कि गांव शहरों से एजेंट्स को उठाता है, पिक करता है, उनको ट्रेन करता है और उसके बाद जगह जगह उनको अपॉइंट करता है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो आज के सेशन में हमने मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को समझा, और अगले सेशन में हम मौर्यन एम्पायर के बाद आने वाले पोस्ट मौर्यन किंगडम्स की बात करेंगे, और वहीं पर जानेंगे कि आखिर इतना कमाल का जो ये मौर्यन एम्पायर था ये डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है। इसी के साथ साथ आज के सेशन में इतना ही। एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, आप सब अनअकैडमी कॉम्बैट गेमिफाइड वर्जन जो है यहाँ पे रिविजन का टेस्ट सीरीज का, उसके बारे में जानते ही होंगे। तो 10 सितंबर को हो रहा है ये, सुबह 11 बजे। 45 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे आंसर्स देने के लिए। अगर आप यहाँ पे कॉम्बैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अनअकैडमी प्लस की आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसी के साथ साथ अनअकैडमी यूपीएससी टेस्ट सीरीज 2024 लाइव है। आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपनी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करके अप्लाई करना कैसे चाहिए, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, उसको बेसिकली एट द एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, वो चीज आप कर पा रहे हो या नहीं, वो सब चीजें आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही चेक कर पाओगे। इसी के साथ साथ 2024 के लिए आरंभ बैच 5 सितंबर से शुरू हो गया है। आप इसे भी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके एनरोल कर पाएंगे।
आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702 अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 0% EMI पर भी अवेलेबल है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।